वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और आज के इस सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का पूरा पूरा फायदा उठा रहे होंगे, राइट। आज का हमारा टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज आपने ऑलरेडी कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग कर ली है और यहाँ से आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू हो रही है। अभी तक जो आपने काम किया है वो है आपका 25%। यानी आपने कस्टमर को जो है एंगेज किया, आपने उसके साथ कम्युनिटी बनाई, आपने उसको सोल्यूशन पिच की और अब आपने उसको ऑनबोर्ड किया प्रोग्राम को पूरी तरह से समझाने के बाद, राइट। तो अब आगे क्या, और यही चीज आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है शायद, है ना? कोई कंफर्म कर सकता है मेरी स्क्रीन? हाँ, ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट। तो आज का, जैसे मैंने कहा कि आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम के बहुत सारे नोट्स वगैरह बना रहे होंगे और अब तक आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कि कैसे आपको अपने कस्टमर्स को जो है कैसे ऑनबोर्डिंग करनी है ना। उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, उनसे क्या क्या चीजें और करवानी है, जैसे हेल्थ मेजर्स, एचआरए फॉर्म्स वगैरह भरवाना है ना। और आपने उनके जो है एचआरए फॉर्म्स वगैरह को इंटरप्रेट करके आपने उनको बंडल भी सजेस्ट कर दिया। साथ में आप उनको ऑनबोर्डिंग तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ में आपकी अपनी एक तैयारी भी होनी चाहिए, है ना। आपकी खुद की भी एक तैयारी होनी चाहिए इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी के लिए, सो दैट आपको और आपके कस्टमर्स को किसी भी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। कोई बता सकता है कौन कौन सी वो तैयारी है जो आपको अपने लेवल पे करनी है? कोई भी, कल आई थिंक हमने 12 स्टेप्स समझे थे कि कौन से वो 12 स्टेप्स हैं जो आप ऑनबोर्डिंग के साथ ऑनबोर्डिंग में आपको वो कौन से 12 स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। कोर टीम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर टीम। बिकॉज जैसे होता है ना, जो आपका शरीर है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के बिना काम नहीं कर सकता, है ना। वैसी कोर टीम बेसिकली आपके इस पूरे प्रोग्राम की जो है एक स्पाइनल कॉर्ड का काम करेगी, एक बैकबोन का काम करेगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैच साइज, यानी आप लोग पूरा ध्यान लगा के जो है सारी ट्रेनिंग्स जो है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, राइट। तो हाँ, आप लोग के सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं कि आपकी तैयारी में मेजरली क्या करना है, आपको अपनी कोर टीम सेलेक्ट करनी है ना। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है, इंश्योर करना है कि आपके कस्टमर्स ने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हों। वो भले ही बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस है, वो एचआरए फॉर्म है, उनका बंडल खरीदना है, वो सारी चीजें कर लिए हो और उन्होंने आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने उनको अलॉट किया है वो ज्वाइन भी कर लिया हो, है ना। और उसके साथ साथ आपने एक ब्रीफिंग सेशन किया ताकि आप उनको ये समझा सकें। वेरी गुड जगमीत सिंह जी। ताकि आप उनको ये समझा सकें कि बेसिकली इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इस प्रोग्राम से उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इस प्रोग्राम का ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है ना। तो ये इस पूरे प्रोग्राम ये जो है कुछ तैयारियां हैं जो आपको करनी चाहिए। तो बेसिकली ऑनबोर्डिंग के थ्रू आपने क्या किया, आपने एक खांचा तैयार कर लिया, है ना। आपने अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी हुई, उसमें जो प्रोडक्ट लाइन होती है उसमें जो भी जो है जो उसमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन होता है ना। पहले एक, अगर आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ गाड़ी का ही, तो उसका सबसे पहले एक फ्रेमवर्क तैयार होता है और उसके बाद ही उसमें अलग अलग तरह की जो है जो चीजें हैं, जो सिस्टम्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं। सेम वे अभी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ये जो है आपका एक खांचा है और इसमें आप धीरे धीरे जो बाकी सारे जो फेजेस हैं उसको आप इंस्टॉल करेंगे, उसको आप समझाएंगे, ताकि इन स्टेप्स के थ्रू बेसिकली क्या होगा, आपको और आपके कस्टमर्स को इस प्रोग्राम का बेस्ट आउटकम मिलेगा, है ना। अब जो है ऑनबोर्डिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर हमारा आज का प्रोग्राम बेस्ड है, और वो है आपका इंट्रोडक्शन टू गट रीसेट प्रैक्टिसेस। राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइक टॉपिक है, बिकॉज अगर मैं आपसे भी पूछूं तो ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी लोग जो है लिव 360 प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग को विदाउट गट रीसेट फेज के? मेरे ख्याल से नहीं, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं आपसे एक स्पेशल पॉइंट पूछूं लिव 360 प्रोग्राम का, तो आपके सभी के दिमाग में, मोस्टली सभी के दिमाग में एक गट रीसेट के का जो फेज है ये सबसे पहले उभर के आएगा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको इस फेज के बारे में अपने कस्टमर को पूरी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। आपके बाकी सारे जो फेजेस हैं उनका सक्सेस भी मेजरली आपके इस गट रीसेट फेज के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, क्योंकि जब तक आप इस फेज की इंपॉर्टेंस को उनको समझाएंगे नहीं, वो इस चीज को समझेंगे नहीं और वो इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये इसी के ऊपर आज का हमारा सेशन है कि कैसे हमें अपने कस्टमर को समझाना है इस गट रीसेट में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका उनके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें हम उनको वन बाय वन समझाएंगे, है ना। अब आपने अपने जो है कस्टमर्स की सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग कर ली है ना, हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी के लिए, और अब आपका जो है नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे उनकी गट रीसेट जर्नी को आपको शुरू करना है। आप सभी लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये गट रीसेट उनके लिए जब आप शुरू करेंगे, तो उनको जब आप जानकारी देंगे इस गट रीसेट की इंपॉर्टेंस, इसके महत्व के बारे में, तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम का एक बहुत ही यूनिक फीचर है ना, ये आपके प्रोग्राम का एक हाईलाइट है जो आपको मार्केट के बाकी सारे प्रोग्राम से अलग करता है। तो अगर आपने इस फेज को अच्छी तरह से अपने कस्टमर को नहीं समझाया, तो उनको कहीं वो कहीं ना कहीं जो है उसमें लैप्स कर जाएंगे, वो कहीं कुछ चीजों को नहीं फॉलो करेंगे, 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो अगेन उनको जो है वो जो एक विजिबल रिजल्ट्स उनको दिखने चाहिए 10 डेज के बाद, वो नहीं दिख पाएंगे। राइट, तो इसीलिए उनको बार बार ये एम्फेसाइज कीजिए कि ये जो गट रीसेट है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और ये जब आप वो करेंगे 10 दिन के बाद, तो ऑटोमेटिकली उनको जो है जो आने वाले जो 90 दिन है उसके ऊपर एक 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 ब्लाइंड ट्रस्ट आ जाएगा कि मुझे गट रीसेट यानी मुझे इस प्रोग्राम के 10 दिन से ही इतना फायदा हो गया, तो मुझे आने वाले 90 दिन में कितना फायदा होने वाला है। राइट, तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाएगा। इसीलिए 10 दिन बहुत जरूरी है उनका क्या करना है उनको ये समझना। ओके, अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि उनकी ये जर्नी शुरू कैसे करनी है। राइट, तो उनकी ये जर्नी शुरू करने से पहले आपको मेन चीज किन 3 चीजों पे काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। और इन 3 सवालों में से क्यों करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या और कैसे करना है वो आप ऑलरेडी उनको समझाएंगे, है ना, जब आप उनको गट रीसेट। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि जब आप उनको गट रीसेट फेज के बारे में बताएं तो उनको सिर्फ ब्रीफिंग सेशन में ना करके उनको एक अलग से 30 मिनट्स का एक सेशन दे, ताकि आप उनको इसकी इंपॉर्टेंस समझा सके। अगर आप 1-to-1 कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपके पास ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है जिसमें 30 लोग 40 लोग 50 लोग हैं, तो आप एक स्पेसिफिक सेशन इसके ऊपर डिवोट करके तब उनको समझाएं इसकी इंपॉर्टेंस। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इन 3 सवालों में से क्यों करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। जब आप वो समझ लेंगे कि क्यों करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या करना है और कैसे करना है वो उसको 100% फॉलो कर पाएंगे। अब इन 3 सवालों को उनको समझाने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो जो है आपको क्यों समझाने के लिए आपको ये समझाना है कि जरूरत क्या है गट रीसेट की, है ना। आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो गए जिनको अगर आप उनसे पूछेंगे, आप उनका क्वेश्चनएयर पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं मुझे कोई भी
किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स नहीं है, तो हो सकता है उनके मन में ये सवाल आए कि मुझे जब कोई किसी भी तरह का गट रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं है तो मेरे लिए ये गट रीसेट क्यों जरूरी है। कुछ लोगों का ग्रुप होगा कि हाँ मुझे एसिडिटी है, गैसेस है, इसीलिए जो है शायद गट रीसेट की जरूरत है ना। और कुछ लोग बिल्कुल ही, शायद एक यंग ग्रुप होगा जिनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर तरह के ग्रुप को आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि गट रीसेट की एक्चुअली जरूरत क्या है और उसका इस प्रोग्राम में इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस क्या है, राइट। और जब आप ये समझाएंगे उनको, तब उनको आपको दो चीजों का ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है। कौन सी है वो दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कि सबसे पहले तो आप इसको सिंपल रखेंगे, बिकॉज देखिए आप क्योंकि एमवे से जुड़े हुए हैं, आप न्यूट्रलाइट से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स पता होंगे विदाउट एनी साइंटिफिक बैकग्राउंड। लेकिन आपके जो कस्टमर्स हैं उनमें एक वैरायटी हो सकती है ना। कोई हाउसवाइफ हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, कोई आईटी इंजीनियर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। तो इतने डाइवर्स ग्रुप को अगर आप बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज या बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो, और हो सकता है उनको एक पहाड़ जैसा लगे कि पता नहीं क्या होने वाला है इस गट रीसेट में, है ना। इतनी सारी चीजें वो समझा रहे हैं, काफी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीप इट सिंपल। इसको बहुत ही आपको एक आसान भाषा में उनको समझाने की कोशिश करनी है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। लाइफ से रिलेटेड ही आप उनको कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए ताकि उनको ये समझाना आसान हो जाए और उनका समझना भी आसान हो जाए। और इस टाइम पे आपको जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये 100 दिन की जर्नी में 3 फेजेस हैं, तो अभी इस टाइम पे आप सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ गट रीसेट प्लान पर ही। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन करेंगे तो अगेन उनका फोकस हट सकता है, उनका इंटरेस्ट हट सकता है, या उनको गट रीसेट की इंपॉर्टेंस वो शायद उसको उतना इंपॉर्टेंस ना दे पाए, बिकॉज वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ इंटेंसिव फेज, नाम से इंटेंसिव फेज है, मेंटेनेंस फेज है, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए और इसकी इंपॉर्टेंस को ना समझ पाए। तो अभी इस टाइम पे आपको आने वाली स्टेजेस के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अभी इस टाइम पे आप सिर्फ गट रीसेट फेज पर ही आप पूरा फोकस करेंगे ताकि उनका फोकस और इंटरेस्ट इसी फेज पर केंद्रित रहे। ठीक है, तो अब शुरुआत कैसे करेंगे, उनको इस पूरे गट संबंधी, उनको उस पूरे गट रीसेट क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसके लिए मैं कुछ इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूं, ताकि आप उसी तरह से अपने कस्टमर्स को भी समझा सकें। ठीक है, तो यहां पर एक बेस बनाने के लिए आप एक शुरुआत कर सकते हैं ये समझा के गट के फंक्शंस के बारे में, है ना। एक बेसिक फंक्शनैलिटी आप समझा सकते हैं कि भाई गट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए गट हेल्थ का ठीक होना बहुत जरूरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये आपको उनको बताने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ पे इतना ज्यादा है। जैसे आपका ब्रेन पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, ऐसे ही आपके सारे सिस्टम्स का जो ओवरऑल हेल्थ है वो आपके गट हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और यानी आपके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए गट हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। तो अब आप उनको समझाएंगे क्या, कैसे कि क्यों जरूरत है गट रीसेट की, है ना। आप यहां से शुरुआत करेंगे कि गट रीसेट की जरूरत क्यों है। अब इस चीज के लिए आप एक एक लाइव एग्जाम्पल, लाइफ का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, और फोन का एक एग्जाम्पल बहुत इजी तरीके से समझने वाला हो सकता है। कैसे, आप ये कह सकते हैं कि आप सभी के पास फोन है ना, और उसमें कई बार बहुत ज्यादा डेटा भर जाने पे या बहुत ज्यादा मेमोरी फुल हो जाने पे क्या करने लगता है वो, या तो वो जो है वो सिस्टम स्लो हो जाता है, या फिर जो है वो लैग करने लगता है, जो एप्स है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाते, राइट। और हम उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीजें उसमें से डिलीट करते हैं, उसको रीबूट करते हैं और उसको अपडेट करते हैं, राइट। तो उसी तरह से क्योंकि हमारी गट भी
जो है एक सिस्टम ही समझ लीजिए, और हमारे डाइट और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से उसमें कुछ ना, जो भी हम गड़बड़ियां करते हैं पूरे दिन भर, पूरे टाइम, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोड इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो हमारे गट के बैलेंस को बिगाड़ने लगते हैं। तो उसके लिए हमें उसको रीबूट, उसको अपडेट और उसको जो है मतलब ठीक से काम करे, उसके लिए क्या करना है, यानी आपके गट हेल्थ की रीबूटिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको गट रीसेट करना चाहिए, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आप उसको समझा सकते हैं। तो जब आपका गट रीबूट हो जाएगा, यानी गट रीसेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स बेहतर काम करने लगेंगे, और आने वाले फेजेस में वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट, इस पूरे प्रोग्राम का एक बेस्ट आउटकम दे पाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल आप कैसे समझा सकते हैं कि जैसे आप एक लंबी जर्नी में जाते हैं, तो आप सारी तैयारियां करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी कि आपको जिस व्हीकल से जाना है उसकी आप सर्विसिंग कराते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी में जा रहे हैं, और उसके लिए हमारा जो जरिया है वो क्या है, मेजरली आपका गट, है ना, क्योंकि जो भी आप आने वाले टाइम में खाना खाने वाले हैं, सप्लीमेंट्स खाने वाले हैं, जो भी चेंजेस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका गट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर आपकी जो गट नाम की जो गाड़ी है, अगर आप उसकी सर्विसिंग कर लेंगे, तो वो आपको इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी में एक बहुत ही अच्छा एवरेज देगी, यानी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी समझाएंगे कि जनरली हम क्या समझते हैं कि अगर हमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तभी हमें तभी हम ये सोचते हैं कि हमें शायद गट रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, यानी अगर हमें कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या अगर हमें मान लीजिए कोई गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, तभी हम ये सोचते हैं कि हाँ, यानी इसका मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, या मेरा गट जो है गट में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आपको यहाँ पे अगेन ये बहुत इंफेसाइज करना जरूरी है कि गट हेल्थ सिर्फ गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी तक ही सीमित नहीं है। अगर आपका गट हेल्थ सही काम नहीं कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका जो विपरीत प्रभाव है, वो आपके बाकी सारे सिस्टम्स पर पड़ता है, राइट। और इसके लिए कुछ सिम्टम्स चेक आप कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, और वो एक क्वेश्चनर के फॉर्म में यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है। तो ये जो क्वेश्चनर है ये आपको आपके टूल किट में मिलेगा, ताकि आपको आसानी हो सके ये उनसे समझने में कि उनको किस किस तरह के सिम्टम्स हैं, और इनमें से क्या सिम्टम्स उनके गट संबंधी परेशानी के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चनर है जिसमें आपके ओवरऑल सिस्टम, यानी सर से लेके पांव तक जो भी आपके सिस्टम्स हैं, उसका उसका इम्पैक्ट, जो आपके गट हेल्थ है उसका इम्पैक्ट कैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कैसे आपके माइंड पे पड़ता है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चनर्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये आपको क्या करना है, ये क्वेश्चनर आपको अपने कस्टमर से भरवाना है, यानी उनसे उनको ये क्वेश्चनर देना है, और उनका करंट प्रॉब्लम क्या है इन सारे सिस्टम से रिलेटेड, और 10 दिन के बाद उनको दोबारा ये फॉर्म दीजिए, ताकि उनको ये डिफरेंस समझ में आए कि पहले मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, और अब मुझे ये प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है ना। तो ये चीजें आप उनको समझाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चनर ऑलरेडी आपके जो है टूल किट में अवेलेबल होगा, ताकि आपको आसानी हो सके कि किन किन सिस्टम से संबंधित आपको सवाल करने हैं। देखिए, ये क्यों आपका जो गट है वो आपके सारे सिस्टम्स को प्रभावित करता है, क्योंकि जितने भी आपके सिस्टम्स है उसकी उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम करता है कि आपके सारे सिस्टम्स को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से जो है आपके सिस्टम में आते हैं, आपके सिस्टम तक पहुंचते हैं, आपका मेन जो है आपका गट से, राइट। आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सिस्टम्स तक पहुंचते हैं। नाउ ये न्यूट्रिएंट्स, ये जो सिस्टम्स है वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं, दो तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। पहला, अगर यानी जो आप इनके जो सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी है वो कैसे अफेक्ट हो रही है, क्योंकि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहे हैं। और न्यूट्रिएंट कैसे नहीं पहुंचेंगे, दो दो तरीके से। या तो आप गलत खाना खा रहे हैं,
है ना। अगर आप गलत खाना ही खा रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट जो है सफिशिएंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज है कि आप सही खाना खा रहे हैं लेकिन आपका जो गट हेल्थ है वो खराब है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, राइट। तो इसके बेसिस पे आप उनसे ये क्वेश्चनर भरवाएंगे। ओके, तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे थोड़ा सा आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी तरह से ना समझ में आए, तो आप उनको एग्जांपल दीजिए कि अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है। माइंड रिलेटेड क्या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है। माउथ और थ्रोट रिलेटेड क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं कि मे बी हो सकता है आपको जो है हो सकता है आप जो है आपको बहुत ज्यादा ड्राई माउथ रहता हो, या फिर आपको जो है टेस्ट का प्रॉपर जो है आप टेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके मुंह से जो है बहुत बैड स्मेल आ रही है ना, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। उसका भी वो भी जो है कहीं ना कहीं आपके गट हेल्थ से इम्पैक्टेड रहता है। आपको कहीं कोई फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, आपको जॉइंट या मसल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नोज में आप ये सोच सकते हैं कि उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपको कहीं जो है बहुत ज्यादा किसी स्मेल से आप जो है बहुत जल्दी प्रभावित तो नहीं हो जाते हैं। इमोशंस में आप समझ सकते हैं कि कोई मूड स्विंग्स या आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी या बहुत जल्दी गुस्सा, इस तरह की चीजें तो नहीं होती हैं। स्किन में आप ये समझा सकते हैं कि आपको सडनली कोई रैशेस, एक्जिमा, एलर्जी, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं होती हैं। वेट में आप ये उनको समझा सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कई बार कस्टमर्स होते हैं ना, वो आते हैं कहते हैं कि मैंने पिछले 2 महीने में इतना सारा वेट गेन कर लिया है और मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ मेरा वेट लॉस हो ही नहीं रहा है, राइट। तो या तो अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है, या फिर वो कोशिश करने पर भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा कम है, यानी उनको हमेशा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक उनको टायर्ड ही लगता है, मतलब वो सुबह भी उठते हैं, अच्छी नींद के बाद भी उठते हैं, तो भी एक एनर्जी उनका जो है लेथार्जिक सी फीलिंग रहती है। लंग्स में उनको बहुत जल्दी कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कंटिन्यूअसली बार बार तो नहीं हो रहे हैं। कॉग्निटिव का मतलब है यानी आपके मेमोरी, आपकी लर्निंग, आपका फोकस, उनसे संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। आईज में यानी अगर आपको बहुत ज्यादा जो है ड्राई आईज या जो है आई रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या थोड़ा ब्लरीनेस, मतलब कोई भी या फिर टायर्ड आईज, इस तरह के अगर हो रहा है, तो ये 14 आपके जो है क्वेश्चनर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपके गट हेल्थ से संबंधित हो सकती है ना। और ये बेसिकली क्या इशारा कर रहे हैं कि ये आपको ये समझा, ये जो इंडिकेटर्स है अगर इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपकी गट हेल्थ से भी संबंधित हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है आपको पहले एक बार गट रिसेट शुरू होने से पहले उनके करंट स्टेटस समझ लीजिए इन 14 इंडिकेटर्स के बेसिस पे, एंड दोबारा से उनसे ये क्वेश्चनर जो है फिल करवाइए एट द एंड ऑफ द गट रिसेट, ताकि आप अपने कस्टमर की प्रोग्रेस समझ पाए। और जब वो डिफरेंस देखेंगे अपने आंसर्स में पहले और बाद के, तो एक ये भी समझ में आएगा उनको कि जो चीज वो अभी तक समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक लोकलाइज प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली आपके गट से भी संबंधित है ना। तो एक ट्रस्ट समझ में आएगा उनको, एक्चुअली वो वजह समझ में आएगी कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रही थी। और अगेन आपके प्रोग्राम पे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट, आने वाले फेजेस के लिए भी। अब यहाँ पे जब आपने उनके करंट स्टेटस को समझ लिया है इन 14 इंडिकेटर्स जो आपके क्वेश्चनेयर में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप ये थोड़ा सा उनको समझाइए कि ये जो कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, यानी आपकी जो इम्यूनिटी कम हो रही है, या आपको जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या आपको जो है जो ये रैशेस हो रहे हैं, या आपको जो ये खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या जो आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपका शुगर इम्बैलेंस हो रहा है, या आपको बहुत ज्यादा जो क्रेविंग्स हो रही हैं, या जो है आपको अगर किसी फूड से इनटॉलरेंस हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके इम्बैलेंस्ड गट की तरफ इशारा करते हैं, राइट। तो यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके गट में, और वो जो इम्बैलेंस्ड गट है, बेसिकली आप यहीं से थोड़ा सा उनके माइंड में ये पिक्चर डालिए कि इम्बैलेंस्ड गट का मतलब कि बैलेंस नहीं है,
किन चीजों के बीच बैलेंस नहीं है? आपके अच्छे और आपके थोड़े कम अच्छे बैक्टीरिया के बीच में, यानी आपके, आप इसको समझ लीजिए गुड एंड बैड बैक्टीरिया के बीच में एक इम्बैलेंस आ गया है, जिसकी वजह से आपको ये सारी सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, अब आगे आप उनको समझाइए कि ये जो जितने भी आप ये प्रॉब्लम्स देख पा रही हैं, कहीं ना कहीं आपके इम्बैलेंस्ड गट की वजह से है। और क्योंकि ये वो ऑलरेडी हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी में एनरोल कर चुके हैं, ये आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप उनका वो कनेक्शन, आप स्पेशली जिनका गोल जो है वेट लॉस करना है ना, जो आपके पास आए हैं कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट गेन ही होता जा रहा है, या मैं वेट लॉस में बहुत चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, तो आप वो कनेक्शन वहां पे भी बता सकते हैं कि वेट गेन के लिए एक इम्बैलेंस्ड गट एक कैटलिस्ट का काम करती है, एक उत्प्रेरक का काम करती है। यानी जो भी आपका वेट गेन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो है स्पीडिफाई करती है, मतलब उस प्रोसेस को बढ़ा देती है। राइट, तो आप ये एक कनेक्शन समझा सकते हैं कि जो भी आपको सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो भले आपके मूड रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड, आपका ओवरऑल वेलबींग है, वो आपके गट हेल्थ से कनेक्टेड है। और साथ में जो आपका जो वेट गेन है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी इनबैलेंस्ड गट से कनेक्टेड है। अब जो ये गट हेल्थ है, इसको समझाने के लिए, थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए, आप उनको एक डिफरेंस समझाएंगे, अनहेल्दी गट वर्सेस हेल्दी गट, है ना। एक इम्बैलेंस्ड गट बेसिकली आपके सिर्फ वेट से ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि जनरली अगर आप अपने कस्टमर से बात करेंगे या नॉर्मली भी आप किसी से बात करेंगे, तो उनको ये समझ में आता है कि भाई मुझे अगर एसिडिटी है, मुझे अगर गैस्ट्रिक है, मुझे अगर इंडाइजेशन है, तभी मैं समझूंगी कि मेरा गट खराब है। लेकिन आपका जो अनहेल्दी गट है, या यानी जो आपकी जो गट हेल्थ है, उसका इम्पैक्ट आपके बहुत सारी सिम्टम्स, बहुत सारे जो है सिस्टम्स पर पड़ता है। और वही आप यहाँ पे उनको समझा सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, या क्या वो ऐसी चीजें हैं वो अनुभव कर सकते हैं एक अनहेल्दी गट और एक हेल्दी गट के बीच में, है ना। तो सबसे पहले अनहेल्दी गट के, और उसी का जो अपोजिट होगा वो हेल्दी गट होगा। तो अनहेल्दी गट में फूड सेंसिटिविटीज बढ़ जाती हैं। यानी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, या जो आपके कस्टमर्स आपके साथ जुड़े हुए भी हैं, वो ये कह सकते हैं कि मैं पहले जो है राजमा छोले डाइजेस्ट कर पाती थी, लेकिन अब पिछले 1 साल से मैं जैसे ही खाती हूँ, मैं जो है, मुझे पूरे दिन भारी लगता है, मैं अगले 2-3 दिन तक मेरी जो है मतलब पूरा दिन ही खराब हो जाता है। तो वो बेसिकली एक इंडिकेशन है कि आपके गट में, उनके गट में एक इम्बैलेंस है बिटवीन गुड एंड बैड बैक्टीरिया। और क्योंकि गुड बैक्टीरिया का नंबर कम है, इसीलिए अब वो जो खाना पहले डाइजेस्ट अच्छे से कर पाते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ब्लोटिंग आफ्टर एवरी मील, है ना। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि मैं इतना सा भी खाती हूँ तो भी मुझे जो है बहुत ही ब्लोटिंग होती है, मुझे बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होता है हर बार खाने के बाद। मैं बिल्कुल पूरे टाइम, मुझे 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, जो है मतलब एक हैवीनेस सी फील होती है। इनकंसिस्टेंट स्टूल एंड एक्सेस गैस, तो अनहेल्दी गट का एक और ये इंडिकेशन है, और ये कंप्लीटली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कि उनके स्टूल्स की जो कंसिस्टेंसी है, वो कभी, वो कहेंगे कि आज बिल्कुल जो है लूज मोशन टाइप का हुआ है, आज सॉलिड स्टूल्स हुए हैं, आज मैं मॉर्निंग में मोशन नहीं जा पाया, आज मैं 2 बार गया, आज मैं 3। सो एक इनकंसिस्टेंसी रहेगी, एक साइकिल नहीं होगी उनकी स्टूल फॉर्मेशन के लिए भी और उनके मोशंस जाने के लिए भी। और एक्सेस गैस भी होगा, बिकॉज क्योंकि अगर आपके गट में बुरे बैक्टीरिया यानी बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहां पे पड़े हुए, एक तो डाइजेशन वैसे ही अच्छा नहीं है, और वहां पे पड़े हुए खाने का को फर्मेंट कर रहे हैं, यानी उसको सड़ाने का प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेस गैस हो सकता है। जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो है, मतलब आप, वो पर्सन कहेगा कि मैं अगर नहीं खाऊं तो ही मुझे बेहतर लगता है, जैसे ही मैं खाता हूँ वैसे ही मुझे जो है सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और उनकी जो क्वांटिटी है बहुत बहुत कम होगी, मतलब वो डर के खाते हैं, है ना। उनको लगता है कि मैं नहीं खाऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा ऐसे जिनकी अनहेल्दी गट होती है, उनको जो है स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है।
बहुत ज्यादा एक्ने हो सकते हैं, एक्जिमा मतलब एक स्किन रैशेस टाइप का हो सकता है, इचिंग हो सकती है, स्किन ड्राइनेस, ये बहुत सारे जो है स्किन संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। कांस्टेंट फटीग, टायर्डनेस, ये हो सकता है। मेंटल हेल्थ इम्बैलेंसेस, इसमें जो है अगेन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है। उसके अलावा उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो है पर्सन फोकस ना कर पाए, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट वाली जो चीज है वो है वीकेंड इम्यून सिस्टम। नाउ ये दो तरीके से हो सकता है अगर आपका गट इम्बैलेंस्ड है। एक तो या तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होगा, जहां पे आपको जो है मतलब जो है कांस्टेंट इन्फेक्शंस होते रहेंगे, कंटिन्यूअस इन्फेक्शंस होते रहेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी कि अगर आपका गट इम्बैलेंस होगा तो वो आपका इम्यून सिस्टम एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी जा सकता है, जहां पे हाइपर एक्टिव हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से आप रिस्क में हो सकते हैं बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी। तो अगर कोई पर्सन आपके साथ जो जुड़ा हुआ है इस कम्युनिटी में, वो कह रहा है कि मुझे ये वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आपका ये आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गट रिलेटेड भी हो सकता है। और अगर हम गट हेल्थ पे काम करेंगे तो आपको ये सिम्टम्स मैनेज करने में थोड़ी मदद हो सकती है। अगेन, इस किसी भी तरह से आप अश्योरेंस जरूर दे सकते हैं, लेकिन आप कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जब प्रॉमिस करते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन का डाइट लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रॉमिस नहीं करेंगे, बट आप अश्योर कर सकते हैं कि आपको इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे, इस गट रीसेट के बेनिफिट्स। अगेन, अगर आप उसको हेल्दी गट से कंपेयर करेंगे तो आप ये उसका जो अपोजिट जितने भी सिम्टम्स हैं वो हेल्दी गट है, यानी आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको हमेशा एनर्जाइज्ड फील होगा, आपको जो है मूड स्विंग्स वगैरह कम होंगे, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टेड रहेगी। बिकॉज आपको पता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो 70% तक की आपकी इम्यूनिटी आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करती है। आपका जो स्टूल फॉर्मेशन है, मोशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाउल मूवमेंट है, वो सारे काफी रेगुलराइज रहेंगे, और आपको गैस, ब्लोटिंग, इस तरह की चीजों में चीजों का चीजों आप जो है इन इन चीजों को ज्यादा फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया आपका अनहेल्दी और हेल्दी गट के बीच में। तो यहाँ पे आपने उनको बहुत डिटेल में उनको ये एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली अनहेल्दी गट और हेल्दी गट सिर्फ आपके डाइजेशन रिलेटेड सिम्टम्स तक ही सीमित नहीं है, ये और भी बाकी सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, और वो क्या क्या सिम्टम्स आपके सामने ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आप फिर उनको ये समझाएंगे कि ये जो सारी चीजें हैं जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ सुधार आप देखेंगे, और उसके लिए आपका गट रीसेट, ये 10 दिन की गट रीसेट जर्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि आप इन सारे इश्यूज जो आपके सिस्टेमिक इश्यूज हैं, जो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हैं, इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और जिसका नाम है आपका 10 डेज का गट रीसेट फेज। अब आपके अब सवाल ये भी आएगा कि जब हम इम्बैलेंस्ड गट की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये किस चीज का इम्बैलेंस है? आपके अच्छे खाने और बुरे खाने का इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपकी गट इम्बैलेंस हो गई है। यहाँ पे आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं अबाउट गुड एंड बैड बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आपकी गट या तो बैलेंस मोड में हो सकती है या फिर इम्बैलेंस्ड मोड में हो सकती है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे गुड एंड बैड बैक्टीरिया के बारे में। तो बेसिकली आपका ये जो 10 दिन की जर्नी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव और फोकस क्या रहेगा? ना केवल आपके जितने भी हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करना, बट साथ में आपके जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको भी इम्प्रूव करना आपका इस गट रीसेट फेज का ऑब्जेक्टिव रहेगा, राइट। और अब आप इनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप बैक्टीरिया के बारे में समझाएंगे तो आप उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे कि हमारी गट में
बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। इनफैक्ट जितने हमारे बॉडी में सेल्स हैं उससे 3 गुना बैक्टीरिया आपके गट में रहते हैं, है ना। और इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज है, यानी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया आपको आपकी गट में मिलेंगे। ये आपके समझने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको इतना डिटेल में अपने कस्टमर को समझाने की जरूरत ना हो शायद। तो अगेन जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में बोला था कि आपके पास 2 तरह के कस्टमर्स आएंगे, अवेयर कस्टमर्स और नॉन अवेयर अनअवेयर कस्टमर्स। तो अनअवेयर कस्टमर्स को आप सिर्फ यहीं पे छोड़ सकते हैं कि इस 10 डेज के गट रीसेट फेज में हम बेसिकली आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, आपके सारे सिम्टम्स में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, और साथ में हम आपके गुड बैक्टीरिया को भी इंप्रूव करेंगे। आपके पास एक अवेयर कस्टमर आ रहा है जिसको आप ऑलरेडी पता है गट बैक्टीरिया के बारे में, तो उनको आप थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हैं कि हमारे गट में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज के गट बैक्टीरिया रहते हैं, और उसमें से जो 90% है वो बेसिकली 2 फॉर्मेट में डिवाइडेड है। पहला है फर्मिक्यूटीज एंड दूसरा है बैक्टीरियोडिटीज। ओके, फर्मिक्यूटीज को हम थोड़ा सा कहते हैं लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरियोडिटीज हैं वो उनको हम कहते हैं गट फ्रेंडली बैक्टीरिया। नाउ फर्मिक्यूटीज को हम लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया क्यों कहते हैं, हम लोग सिर्फ बैड बैक्टीरिया क्यों नहीं कहते, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके कस्टमर से आ सकता है कि हम बैड बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया है इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी में, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए जो आपके ओवरऑल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम इनको लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया कह रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, जो फर्मिक्यूटीज हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रो इन्फ्लामेटरी है। प्रो इन्फ्लामेटरी यानी ये इनमें इन्फ्लामेशन कॉज करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये तब तक इन्फ्लामेशन कॉज नहीं करेंगे जब तक इनका नंबर जरूरत से ज्यादा ना हो जाए, है ना। ये उसी तरह से जैसे ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ओमेगा 6 तब तक आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वो अपने रेशो से ज्यादा ना हो जाए। सेम यहाँ पे भी अगर आपके ये जो लेस फ्रेंडली बैक्टीरिया है यानी फर्मिक्यूटीज हैं, इनमें प्रो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी अगर ये अपने रेशो से बढ़ जाएं तो ये आपकी गट हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनमें एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करने की भी प्रॉपर्टी होती है जिसको एंडोटॉक्सिन कहते हैं। और इनका फेवरेट खाना क्या है, इनका फेवरेट खाना है शुगर्स, रिफाइंड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स, इनका फेवरेट खाना ये है। यानी जो फर्मिक्यूटीज हैं ये मेजरली इस तरह के खाने पे ज्यादा सरवाइव करते हैं, और इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस है आपके जो है ग्लूकोज और फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी, राइट। इसीलिए इनको हम जो है कई बार डायबिटिक या ओबेसिटी वाला गट भी कहते हैं जिसमें फर्मिक्यूटीज का नंबर ज्यादा होता है। अब दूसरा जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है जिनको हम गुड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियोडिटीज, इनमें क्या प्रॉपर्टी है, इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। और इनका फेवरेट खाना क्या है, फाइबर, होल ग्रेन, बीन्स, लेग्यूम्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, नट्स एंड सीड्स, ये सारे इनके फेवरेट खाने हैं। तो बेसिकली अगर आप एक लाइन में इस गट रीसेट को अपने कस्टमर को समझाना चाहें, जब आप उनको ये बैक्टीरिया के बारे में समझाएंगे तो आप ये क्या क्या कहेंगे उनको कि सिंपल फॉर्मूला ऑफ गट रीसेट इज स्टार्व द बैड एंड फीड द गुड। यानी आपको फर्मिक्यूटीज को जो है खाना नहीं देना है, और जो अच्छा बैक्टीरिया बैक्टीरियोडिटीज उनको फीड करना है, ताकि जब उनको फीड करेंगे तो क्या होगा, उनका नंबर डे बाय डे इंक्रीज होगा, और वो आपके इस इम्बैलेंस्ड गट में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करेगा, राइट। तो ये करने पे धीरे धीरे ये जो इम्बैलेंस है उसमें सुधार होगा, जो बैलेंस बिगड़ गया है उसमें सुधार होगा, और इससे आपको इस फेज के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो ये आपको बार बार उनको बीच बीच में समझाना जरूरी है कि इस प्रोग्राम के बेस्ट आउटकम के लिए, जो आपके ओवरऑल प्रोग्राम है उसके बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए ये फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोग्राम की सक्सेस आपके इस फेज पर काफी हद तक डिपेंडेंट है, और इसलिए
बार बार कस्टमर को अलाइन कीजिए कि वो इस फेज को सीरियसली लें, और ताकि जो भी आप गाइडलाइंस उनको दे रहे हैं उनके डाइट या लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वो उसको प्रॉपरली फॉलो कर सके। अब जो नेक्स्ट चीज, जब आप ये बताएंगे कि भाई जो है ये गट रीसेट, हमने गट के इम्बैलेंस को सुधारने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो हेल्दी गट के बारे में हमने ऑलरेडी समझ लिया है, क्या क्या बेनिफिट्स वो देख सकते हैं। उनके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स इंप्रूव हो सकते हैं, यानी उनके शुगर लेवल ज्यादा कंट्रोल में आ सकते हैं, उनको जो है एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो सकते हैं, उनको वेट रिलेटेड चीजों में, वेट रिलेटेड जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उसमें डिफरेंस नजर आ सकता है, उनके एनर्जी लेवल इंप्रूव हो सकते हैं, उनके वेट मैनेजमेंट की जर्नी, फर्दर जो जर्नी है वो स्मूथ हो सकती है, वो ट्रिगर हो जाएगी, एंड वो प्रॉपरली हेल्दी तरीके से कर पाएंगे अपना वेट लॉस। उनके जो डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सबसाइड हो जाएंगे, गैस है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, उसमें उनको कमी नजर आएगी। उसके अलावा उनके मूड पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, यानी जो पहले उनको एक इरिटेटेड सी फीलिंग रहती थी, या मूड स्विंग्स होते थे, या बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती थी, उन सारी चीजों में भी उनको सुधार नजर आएगा, उनका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, और उसके अलावा उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, उनको स्ट्रेस में काफी इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है। उसके अलावा उनकी एक्सरसाइज और हाइड्रेशन और बाकी सारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चेंजेस हैं, वो एक हेल्दी हैबिट बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आप इस इम्बैलेंस को जब आप ठीक करते हैं अपने गट से, गट रिलेटेड, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स नजर आएंगे। और इससे रिलेटेड भी आपको आपके टूल किट में आपके जो है कुछ क्यू कार्ड्स होंगे, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाए उनको अपने कस्टमर को समझाने के लिए। अब तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गट रीसेट के कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए आपका क्यू कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है। और अगेन, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, दो तरह के बैक्टीरिया मेजरली आपके गट में रिजाइड करते हैं, और बाकी जितने भी टाइप्स हैं वो सब इन्हीं इन्हीं के अंडर आते हैं, राइट, बैक्टीरियोडिटीज एंड फर्मिक्यूट्स। एंड इसीलिए, क्योंकि जो है फर्मिक्यूटीज आपके जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका अगर नंबर इंक्रीज होता है, अगर इनका रेशो बैक्टीरियोडिटीज के कंपैरेटिव में ज्यादा होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेट गेन के लिए, और इसीलिए इनको ओबीज डायबिटिक गट भी कहा जा सकता है ना। और उसी तरह से उसके अगेंस्ट अगर आप बैक्टीरियोडिटीज कहेंगे, तो अगर इनका नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ये आपके वेट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। एक हेल्दी गट गट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरियोडिटीज का रेशो ज्यादा होता है और फर्मिक्यूटीज का रेशो कम होता है। ठीक है, तो gut is known to be the foundation of our health, and this program basically focuses on restoring the balance of your gut microbiome through dietary and lifestyle changes. तो ये क्यू कार्ड आप अगर उनको विजिबली उनको दिखा रहे हैं, या ये आपके अपने सपोर्ट के लिए है ताकि आप कोई पॉइंट मिस न कर पाए, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो आपको आपके टूल किट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब अगेन, जैसे इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि हेल्दी गट बेनिफिट्स एक्सप्लेनेशन के लिए ये जो क्यू कार्ड है, उसमें जैसे मैंने समझाया था कि मेटाबॉलिक पैरामीटर्स में आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा, स्लीप क्वालिटी में, स्ट्रेस में, मूड बूस्टिंग में, ये सारे जो है आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे जब आपकी गट हेल्दी होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप उनको समझाना है कि अभी आपने क्यों समझा दिया है, अब आपको समझाना है क्या और कैसे, है ना। अभी आप समझाएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, जिसके लिए उनका ये जो गट रीसेट जिन 4 पिलर्स पे जो है खड़ा है या रखा हुआ है, उनको उनको समझाना बहुत जरूरी है। और ऐसे आप एक एक करके चारों पिलर्स के बारे में समझाएंगे। कोई गैस, वो 4 पिलर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि आप सभी लोग लिव 360 का हिस्सा थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको कितना याद है अपने इस गट रीसेट के बारे में और इन 4 पिलर्स के बारे में। कोई गैस? काफी कुछ आंसर्स मुझे ठीक आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी आप लोगों ने सबने एक एक पॉइंट करके दिया है, उन 4 पिलर्स को हमें कंसाइज फॉर्म में अगर समझे, तो वो 4 पिलर्स हैं: आपका हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, आपका एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, एंड आपके सप्लीमेंट्स। ठीक है, अब
आपके पास ऐसे कस्टमर भी आ सकते हैं कि इन 4 पिलर्स में से अगर मैं सिर्फ 2 फॉलो करूं तो चल जाएगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं या मेरे पास ये काम आ गया है ना। तो आपको अगेन ये एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है दैट दे नीड टू फॉलो ऑल द 4 पिलर्स फॉर बेस्ट हेल्थ। ठीक है, तो आप वो ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स और डाइट फॉलो करूंगा, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरा रूटीन उस तरह का है। लेकिन अगेन आपको इसकी इंपॉर्टेंस उनको वन बाय वन समझानी है, और उनको ये समझाएं कि ये 4 पिलर्स जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो गट रीसेट संबंधी जो हम रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद आप ना देख पाए, या आपको वो शायद ना मिल पाए। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट है आपका हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। इसको हम हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है वो अभी और आगे समझाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है, राइट, और क्या के पीछे भी क्यों करना है वो अगेन यहाँ पे एक सवाल है। तो इसीलिए हम हर पॉइंट को, हर पिलर को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि ये सारे पॉइंट्स उनके माइंड में वन बाय वन सेट होते चले जाएं कि भाई क्यों गट रीसेट, और जो है क्यों जो है हेल्दी गट जरूरी है, क्यों जो है ये पैरामीटर्स मेरे ठीक होना जरूरी है, और उसके लिए मुझे क्यों इन 4 पिलर्स को फॉलो करना जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी हम गट से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस गट में जा क्या रहा है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हाइड्रेशन, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रेशन, एंड स्पेशली मॉर्निंग हाइड्रेशन, आपको उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ठीक है भाई, आप रात में तो जो है लेटे रहते हैं, आपके सिस्टम्स, आप तो रेस्ट पे रहते हैं लेकिन आपके सिस्टम्स फिर भी काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके सिस्टम में, आपके ब्लड में, आपके लिवर में, आपके गट में जो है इकट्ठा हो जाते हैं, जिनका मॉर्निंग में फ्लश आउट होना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में फ्लश आउट कैसे करेंगे आप? प्रॉपर हाइड्रेशन के थ्रू। यानी आप समझ लीजिए आपके जितने भी चैनल्स हैं वो अगर आपकी ब्लॉक्ड नालियां हैं, और उसको साफ करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, एक सिंपल चीज है, आपको बहुत ज्यादा पानी डालना है ताकि आपके वो जो जितना भी टॉक्सिक लोड है आपके सिस्टम पे वो फ्लश आउट हो सके। और मॉर्निंग में जो दिन की शुरुआत है आप किन चीजों से कर सकते हैं? फंक्शनल जूसेस या वाटर, यानी फंक्शनल जूसेस या फंक्शनल वाटर से। नाउ ये है क्या फंक्शनल जूसेस या वाटर? फंक्शनल जूसेस या फंक्शनल वाटर, इसको हम इन्फ्यूज्ड वाटर भी कह सकते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ऐड करके बनाए जाते हैं, मेजरली इन रॉ फॉर्म, है ना, इसको कुछ भी पका के नहीं करना है, मेजरली इन रॉ फॉर्मेट, विच हेल्प्स इन हाइड्रेटिंग द बॉडी, इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी। और उसमें जो स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिवली इंपैक्ट होते हैं, और साथ में आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें गए हैं उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, इसको आप एक एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपने टोमेटो एंड कैरेट जूस सजेस्ट किया, तो टोमेटो एंड कैरेट जूस को जब आप रॉ फॉर्मेट में जो है ब्लेंड करेंगे, तो क्या होगा, एक तो फाइबर रिच हो जाएगा, साथ में जो है पानी की क्वांटिटी अगर ज्यादा रखेंगे तो अगेन वो हाइड्रेशन का काम करेगा, जो फर्दर आपका जो हाइड्रेशन एंड फाइबर रिच होने की वजह से वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को डिटॉक्स करेगा। और साथ में क्योंकि टोमेटो विटामिन सी और लाइकोपीन रिच है, कैरेट अगेन विटामिन ए और जो है कैरोटीन विटामिन ए रिच है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको उसका एक न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी मिलेगा सुबह सुबह उठ के। ठीक है, इस चीज में अगेन आप उनको डिफरेंट ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं जो उनके पास अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, इजी टू डू है। हमारा मकसद यहाँ पे गट रीसेट करने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी लाइफ डिफिकल्ट बना दें, तो आप जितना उनके जो है हर स्टेप को इजी कर सकते हैं, यानी अगर आप उनको फंक्शनल जूसेस या वाटर भी सजेस्ट कर रहे हैं वो इजी टू डू होना चाहिए, ताकि वो सुबह उठ के उनको एक हैसल ना लगे कि ओफो अब मुझे फंक्शनल जूस भी बनाना है ना। बहुत इजी टू डू, जो भी आप उनके घर में अवेलेबल है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है आप उनको वो ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, आप उनको डिफरेंट आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं, और आप उनको ये भी सजेस्ट कीजिए कि इसके लिए आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी
और साथ में आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि कुछ हर्ब्स एंड स्पाइसेस का भी इस्तेमाल करें, जैसे जीरा एंड सॉफ्ट वाटर एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है आपके एसिडिटी, गैसेस, ब्लोटिंग वगैरह के लिए। एप्पल साइडर विनेगर या सिनेमन वाटर वो आपके कहीं ना कहीं एक शुगर लेवल को एक एक बहुत ही माइल्ड इम्पैक्ट रहता है उसके रेगुलेशन के लिए। तो इस तरह की चीजें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। जब प्रॉपर पानी के इंटेक की बात आती है तो यहाँ पे अगेन आप उनको बोलेंगे, डेफिनेटली उनको रेकमेंड कीजिए कि एटलीस्ट 2 लीटर पानी का इस्तेमाल होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगेन आप उनको ये समझाइए कि पानी का इंटेक जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले तो आप समझते हैं कि अगर आप वो पानी ज्यादा पिएंगे तो उनके मोशंस, उनके बाउल मूवमेंट्स में रेगुलेशन आएगा, मतलब उनके बाउल मूवमेंट ज्यादा रेगुलर हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। जो वो खाना खाते हैं, यानी अगर आप देखें जब आपका मुंह बहुत ड्राई होता है तो आप जो भी खाना खाते हैं उसको चबाने में, उसको जो है मिक्सिंग में, उसको निगलने में बहुत दिक्कत होती है। और आपको पता है कि फूड का ब्रेकडाउन आपके माउथ से शुरू होता है। तो अगर आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे तो जितने भी आपके बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, राइट, वो अच्छे से बन पाएंगे, वो उस फूड का ब्रेकडाउन अच्छे से कर पाएंगे। पानी अगर आप अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल है, आपके सलाइवा फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है। आपके जो जितने भी गट लाइनिंग है वो अगर आप जो है इसको ऐसे समझे कि आपकी जो गट है ना, अगर मान लीजिए आपकी जो गट है इसके अंदर एक लाइनिंग होती है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। और ये जो लाइनिंग है वो मेनली म्यूकस से बनी होती है, यानी बहुत ही एक स्लाइमी सा जो है स्ट्रक्चर होता है इस लाइनिंग का। क्यों? ताकि जो है बाहर से आने वाले जो भी पैथोजेंस हैं वो डायरेक्ट एंट्री ना कर पाए इंटेस्टाइन के अंदर, डायरेक्टली ना घुस पाए, इसलिए ये स्लाइमी लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है तो इसका इम्पैक्ट आपकी म्यूकस लाइनिंग पे भी पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, क्योंकि आप हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे तो वो एक रॉन्ग इंडिकेटर देगा आपकी क्रेविंग्स के लिए भी। अगर आप डिहाइड्रेटेड है, अगर आपका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर नहीं है तो वो आपको एक कह सकते हैं स्यूडो हंगर क्रेविंग्स की तरफ ले जा सकता है, कि आपको लगेगा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, बट एक्चुअली वो हाइड्रेशन की कमी है, ठीक है। और साथ में डेफिनेटली न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपकी बॉडी का हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी को प्लेन वाटर नहीं पीना है तो आप उनको कुछ इन्फ्यूज्ड वाटर सजेस्ट कर सकते हैं, बट पानी का इंटेक प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है। अब हेल्दी ड्रिंकिंग की बात कर ली हमने, अब हेल्दी प्लेट की बात करते हैं। और जब हम हेल्दी प्लेट की बात करते हैं तो आई थिंक आप सभी लोग अगर थोड़ा सा याद कर सकें, और हो सकता है अभी भी आपकी प्लेट इसी तरह के हेल्दी प्लेट कॉम्पोजिशन से ही बनी होती होंगी, बिकॉज जैसे हमने कहा था कि वो सिर्फ 100 दिन की जर्नी है, वो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। तो यहाँ पे भी हेल्दी प्लेट कॉम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है समझाना, इसमें कोई साइंस फॉर्मूला नहीं चाहिए, है ना, बहुत ही सिंपल है समझाना। तो यहाँ पे आप हेल्दी मील प्लेट कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि स्पेशली इस गट रीसेट में 50%, यानी आपकी जो आधी प्लेट है वो आपके वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए, है ना। आपके वो कुक्ड फॉर्म हो सकते हैं, रॉ फॉर्म हो सकते हैं, प्रेफरेबली अगर ऐसा हो कि 25% रॉ फॉर्म हो, 25% कुक्ड फॉर्म हो। 25% आपका प्रोटीन यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन होना चाहिए, और 25% आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको उनको समझाना है कि आपकी आज से मील प्लेट इस तरह की डिजाइंड होनी चाहिए, और ये सारे जो न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन है वो इसी प्रोपोर्शन में आपकी प्लेट में होने चाहिए। और उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हो सकता है उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब समझ में नहीं आए, तो आप उनको समझाइए कि जो रिफाइंड कार्ब्स है, मैदा वगैरह छोड़ के आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे जितने भी आपके मिलेट्स हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, आपका जो है मल्टीग्रेन हो गया, ब्राउन राइस हो गया, रेड राइस हो गया, किनवा हो गया, ब्रोकन व्हीट हो गया, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। प्रोटीन के फिर आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन के, और उसी तरह से आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो उनको ये एम्फोसाइज करना है कि ये आपका हेल्दी प्लेट होना चाहिए आज से, स्पेशली 10 days ऑफ गट रीसेट में।
उसके बाद आप उनको थोड़ा ये भी समझाइए, क्योंकि हम हेल्दी प्लेट की बात कर रहे हैं, तो उस प्लेट तक आने तक वो न्यूट्रिशन रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या उनको समझाएंगे कि आप सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए, लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज कीजिए। उसके लिए आपको किसी भी तरह के एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यूज ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस आप बताइए, बिकॉज उसका भी आपके सिस्टम, आपके गट हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप ये भी समझाइए कि आप किस तरह से कुक कर रहे हैं। आपने सबसे अच्छा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ले लिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लिया, बट आपने कुकिंग में उसमें बहुत ज्यादा ऑयल डाल लिया, बहुत ज्यादा फ्राइंग कर ली। तो आप उनको हेल्दी वे ऑफ कुकिंग के भी एक दो कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, स्टैक कुकिंग समझा सकते हैं, स्टीमिंग समझा सकते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है आपकी प्लेट पे, जो आपका खाना आ रहा है उसकी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो इंटैक्ट रहे। साथ में आप उनको कुछ और प्रोसेस समझा सकते हैं कि सोकिंग और स्प्राउटिंग से जो है आपको जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिएंट एनहांसमेंट वो होगा। ओके, तो ये आप कुछ तरीके उनको समझा सकते हैं ताकि जो हेल्दी मील प्लेट है वो सही तरीके से वो फॉलो कर सके आने वाले 10 दिन के लिए। और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझाइए, माइंडफुल ईटिंग। आप कितना भी अच्छा खाना अपनी प्लेट में रख रहे हैं, अगर आप उसको माइंडफुली नहीं खा रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके गट को उसको डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, उन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने में तकलीफ होगी ही होगी। तो इसलिए उनको थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट भी आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, उनका मील प्लेट का कॉन्सेप्ट इस तरह का होना चाहिए। इससे भी रिलेटेड आपको क्यू कार्ड आपके टूल किट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पे उनके एचआरए के थ्रू जो है आपने उनके प्रेफर्ड कुजीन को भी समझ लिया होगा। तो यहाँ पे आप उनके प्रेफर्ड कुजीन के हिसाब से आप उनको कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट में आप ये खा सकते हैं, मिड मॉर्निंग स्नैक में आप ये खा सकते हैं, लंच में आपके लिए ये ऑप्शन हो सकते हैं। बिकॉज एक्चुअली ये सारी चीजें जनरल ही हैं, लेकिन एक हमारे दिमाग में परसेप्शन है कि अगर हम अच्छा खाना फॉलो कर रहे हैं, यानी राइट ईटिंग कर रहे हैं, वो एक तरह से डाइटिंग है। तो जब आप उनके दिमाग में ये कुछ ऑप्शंस डालेंगे तो उनको एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कि हाँ, ये काफी कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है जो हम लोग डेली रूटीन में खाते हैं, बट उसका एक हेल्दियर वर्जन उनको फॉलो करना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स के फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिकॉज हम हेल्दी ईटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो स्नैकिंग टाइम है वो एक बहुत ही खतरनाक टाइम है आपके कस्टमर्स के लिए, है ना। आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हेल्दी हो जाता है, लंच बहुत हेल्दी हो जाता है, डिनर बहुत हेल्दी हो जाता है, बट लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्नैक में मैं ऐसा क्या हेल्दी खाऊं, राइट। तो उसमें आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ फूड ग्रुप्स इंक्लूड करने के लिए, जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल जूसेस हो गए, कुछ सैलेड्स हो गए, कुछ सूप्स हो गए। उस तरह के ऑप्शंस आप उनको स्नैक टाइम के लिए बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी ड्रिंकिंग। अब जो नेक्स्ट पिलर है वो है एक्सरसाइज। और आपके कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई एक्सरसाइज का गट हेल्थ से क्या कनेक्शन हो सकता है, और इस गट रीसेट में बिकॉज हम सिर्फ गट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो उनको समझाइए कि ये जो सेकंड पिलर है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि डेली एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स, राइट। तो अब यहां से आप समझाइए कि कैसा कनेक्शन है। तो आप ये समझा सकते हैं कि आजकल हम लोग सब लोग बैठे बैठे काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है। स्पेशली हमारा जो एब्डोमिनल एरिया है, जहाँ पे हमारे सारे गट रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो एक्चुअली हमारी गट रिजाइड करती है। तो अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपका गट रिलेटेड सर्कुलेशन कम हो सकता है, और दूसरी चीजें जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो आपके गट के फंक्शनैलिटी में हेल्पफुल हैं, वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो सकती हैं, यानी वो अपनी एफिशिएंसी से धीरे धीरे कम काम करना शुरू कर सकती हैं। और इसीलिए इन दोनों चीजों को इंप्रूव करने के लिए आपका डेली बेसिस पे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करना जरूरी है, राइट। और इसकी वजह से आपका जो गट हेल्थ है वो इंप्रूव होगा। कैसे इंप्रूव होगा? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आप देखें जो है स्लाइड पे कुछ ऐसे आसनास हैं जो आपके एक स्ट्रेचिंग दे रही हैं आपके एब्डोमिनल मसल्स को, आपके चेस्ट और एब्डोमिनल मसल्स को एक स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, एब्डोमिनल मसल्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिवेट हो जाएंगी। और एज पर द स्टडी ये भी कहा गया है
कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको रिफॉर्म करने में और उनकी डाइवर्सिटी यानी उनकी वैरायटी को बढ़ाने में एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, और ये एक स्टडी भी उसको सपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जो आपके जो अगर आप देखेंगे जो इतने भी आसनास है उसके साथ अगर आप कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी करते हैं तो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस आपके गट ब्रेन एक्सिस, आप समझते हैं कि ये और ये कनेक्टेड है, यानी अगर आप यहाँ पे टेंशन में है तो आपके जो है साउंड यहाँ पे आती है, और अगर आप यहाँ पे जो है सही से आपका गट काम नहीं कर रहा है तो आपकी टेंशन यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली गट ब्रेन एक्सिस है। तो जितने भी आपके योगासनास हैं या जितने भी आपके ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं ये बेसिकली इस लिंक को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सो दैट ये इंफॉर्मेशन और ये कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सके। उसके अलावा क्या होता है, जितने भी आपके जैसे जितने भी आपके ट्विस्टिंग मूवमेंट है, रनिंग मूवमेंट है, साइकिलिंग मूवमेंट है, ये जो आपकी जो स्लाइटली थोड़ा सा इंटेंसिव एक्सरसाइजेस है ये आपके फील गुड हॉर्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज करती हैं। इसीलिए आपको एक्सरसाइज के बाद बहुत ही फ्रेश एनर्जाइज लगता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है ना, क्योंकि उसकी वजह क्या है, आपके फील गुड हॉर्मोन्स। और ये जो फील गुड हॉर्मोन्स है ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। आपके जब स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो नेगेटिव इंपैक्ट है आपके गुड बैक्टीरिया के ऊपर वो कम होगा, एंड इससे जो है आगे आपकी गट हेल्थ और इंप्रूव होगी। और साथ ही अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आप एक हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी का हिस्सा हैं, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके पोस्चर, आपके एनर्जी लेवल्स, इन सारी चीजों को भी इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे उनको फिजिकल एक्टिविटी और गट हेल्थ का कनेक्शन जैसे मैंने अभी समझाया वैसे आप समझा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पिलर है वो है आपका लाइफस्टाइल, है ना। और लाइफस्टाइल में हमें बेसिकली दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपको भी पता है कि इन दोनों का आपके हेल्दी लिविंग और हेल्दी वेट और आपके गट हेल्थ पे कितना पावरफुल इम्पैक्ट है। तो और उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही सिंपल और वन स्टेप सोल्यूशन समझ लीजिए, जो आपके बोथ स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपके स्लीप रूटीन को भी रेगुलराइज करने में हेल्पफुल रहेगा। तो अगेन यहाँ पे आप उनको ये समझा सकते हैं कि आपका जो गट है वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस, सो अगेन आप उस गट ब्रेन एक्सिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपकी जो गट है वो आपके ब्रेन से कम्युनिकेट करती है और आपका जो ब्रेन है वो आपके गट से कम्युनिकेट करता है। और ऐसे में अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा हो और वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हो, यानी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है ज्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं आपके ओवरऑल गट में। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, जो गुड बैक्टीरिया है या जो ओवरऑल बैक्टीरिया है उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और बिहेवियर चेंज होने की वजह से क्या हो सकता है, आपके ईटिंग बिहेवियर, आपके मूड में चेंज आ सकता है। यानी आपका स्ट्रेस एक अलग चीज हुई, बट उसकी वजह से आपका गट हेल्थ इंपैक्ट हुआ, और गट हेल्थ इंपैक्ट होने की वजह से आपके बैक्टीरिया का बिहेवियर चेंज हुआ। आपके बैक्टीरिया के बिहेवियर के चेंज होने की वजह से आपका ईटिंग बिहेवियर इंपैक्ट हो गया, आपका मूड इंपैक्ट हो गया, एंड जिसकी वजह से आप क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हंगर पैंग्स हो सकते हैं, शुगर क्रेविंग्स हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है, राइट। तो इसीलिए और साथ में ये भी आप समझाइए कि अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस में हैं तो ये आपके गट हेल्थ के लिए, यानी ये आपके जैसे मैंने कहा कि जो इंटेस्टाइन होती है उसमें एक जो है लाइनिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। तो अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेस हार्मोन रहेंगे आपके सिस्टम में, स्पेशली आपके गट रीजन में, तो वो क्या करेंगे, उस लाइनिंग को कंटिन्यूअसली इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो गट परमिएबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट होती है। यानी फिर आपके गट हेल्थ को कई सारे इन्फेक्शंस के होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस का आपके ईटिंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट है, स्ट्रेस का आपके मूड पे इम्पैक्ट है, स्ट्रेस का आपके गट बिहेवियर पे इम्पैक्ट है, और स्ट्रेस का आपके गट परमिएबिलिटी पर भी इम्पैक्ट है। इसीलिए इसको ठीक करना जरूरी है। तो कंटिन्यूअस आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है ताकि आपकी गट हेल्थ ठीक हो सके, एंड वाइस वर्सा भी आपके लिए गट रीसेट करना जरूरी है ताकि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सके। तो ये हैंड इन हैंड काम करेंगे, ठीक है। गट रीसेट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर अ प्रॉपर गट रीसेट।
अब जो नेक्स्ट चीज आपका स्लीप रूटीन, और स्लीप रूटीन बेसिकली आपके ओवरऑल बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो अगर आपका स्लीप रूटीन डिस्टर्ब्ड है तो इसका मतलब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब्ड है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके सारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, आपके सारे एंजाइम्स डिस्टर्ब्ड है, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, आपका गट माइक्रोबायोम भी डिस्टर्ब्ड होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगेन ये भी हैंड इन हैंड जाएगा। गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया जिसकी वजह से आपका स्लीप रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और अगेन अगर आपका डिस्टर्ब्ड स्लीप है तो उसकी वजह से आपका गट माइक्रोबायोम में भी ऑल्टरेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जब इसके जो है पढ़ रही थी तो ये सिर्फ आपके लिए है, आपको इसको कस्टमर को समझाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ये एम्फोसाइज करना चाह रही हूँ कि स्लीप कैसे आपके गट माइक्रोबायोम को इम्पैक्ट करती है। तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो स्लीप फाउंडेशन ने जो है एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने देखा था कि एक लैक्नोस्पायरेसी करके एक बैक्टीरियल स्पीशीज है जो इन्फ्लुएंस करती है लॉन्गर स्लीप को, यानी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि जिनकी भी बॉडी में ये जो बैक्टीरियल स्पीशीज है ये अगर ज्यादा होती है तो वो लॉन्गर स्लीप को इंड्यूस करती है। और ऐसे ही एक दूसरी स्पीशीज है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव क्यूटीज या सेलेनोमोनाडेल्स। ये जो स्पीशीज है ये इंसोम्निया को जो है इंड्यूस करती है। तो आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया का भी, बैक्टीरियल स्पीशीज कौन से बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ज्यादा है और कौन से बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कम है, उसके इम्बैलेंस की वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके स्लीप रूटीन का। और ऐसे ही स्लीप रूटीन का आपके जो है जो गट माइक्रोबायोम है उनके ऊपर इम्पैक्ट है। ऐसे ही जो नाइट आउल्स हैं, जो सेकेंड या थर्ड फेज के जो लोग होंगे वो समझ पाएंगे। इस नाइट आउल्स बेसिकली वो लोग हैं जिनको जो है, जो लोग रात में जागना ज्यादा पसंद करते हैं या उनकी रात की नींद उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो नाइट आउल्स में ये देखा गया एज पर द स्टडी कि उनके गट में एंटीरियो बैक्टीरियेसी नाम की स्पीशीज ज्यादा होती थी, एंड वो डायरेक्टली लिंक्ड है जो है आपके ओबेसिटी से, राइट। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो स्लीप है ये भी आपके गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करती है, या किस तरह का आपका गट है, यानी अगर वो बैलेंस्ड गट है या इम्बैलेंस्ड गट है, वो आपके स्लीप रूटीन या स्लीप रेगुलेशन को डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। करना क्या है, थर्ड पिलर फॉलो करना है दोनों ही चीज के मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप रूटीन को रेगुलराइज करने के लिए मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा, एक वन स्टेप सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली फोकस, इमोशनल बैलेंस, इन सारी चीजों को ठीक करेगा, आपकी स्लीप को रेगुलराइज करेगा और आपको बेटर इक्विप करेगा आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। अब फोर्थ पिलर और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है सप्लीमेंट्स। ओके, और इस फेज में हम सिर्फ दो पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपके पास कुछ कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी सप्लीमेंट्स फॉलो कर रहे हैं एंड अगर वो जो है कंफर्टेबल हैं सप्लीमेंट स्टॉप करने के लिए, तो उनको थोड़ा सा एम्फसाइज कीजिए कि क्योंकि ये हमारा गट रीसेट और हम इसमें सिर्फ गट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, गट की हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हम जो सप्लीमेंट्स लेंगे वो भी गट रिलेटेड ही होंगे, और इसलिए हम सिर्फ इन दो सप्लीमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो हो गया फाइबर, एंड फाइबर आपको पता है इट्स अ फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट है ना। हम कहीं ना कहीं अपने डाइट में जो है फाइबर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम इजी टू ईट, इजी टू रीच फूड की तरफ बढ़ने की वजह से फाइबर कंटेंट को हम भूलते जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में प्री एंड प्रोबायोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो है ये आपने उनके एचआरए के बेसिस पे आपने जो भी बंडल सजेस्ट किया होगा, विद मील रिप्लेसमेंट शेक या विदाउट मील रिप्लेसमेंट शेक, दोनों ही बंडल्स में ये जो फाइबर और प्री एंड प्रोबायोटिक है ये ऑलरेडी होगा ही होगा, राइट। बिकॉज ये सिर्फ 10 दिन के गट रीसेट के लिए तो जरूरी है ही है, बट आगे आने वाले 90 दिन के लिए भी जरूरी है। बिकॉज जब तक आपका गट ठीक नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा डाइट खा लें या कितना भी अच्छा सप्लीमेंटेशन ले लें, उसका आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। बट इन 10 दिन के लिए आपको इन दो सप्लीमेंट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वन बाय वन। आई थिंक आप सभी लोग एमवे से जुड़े हुए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फाइबर के बेनिफिट्स को समझाने के लिए।
तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो फाइबर है ये सोल्यूबल फॉर्म है। तो फाइबर दो फॉर्मेट में आता है, सोल्यूबल फाइबर और इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर वो फाइबर है जो बेसिकली आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स में पाया जाता है, जो आपके बल्क यानी आपका जो ओवरऑल बल्क है उसको इंक्रीज करता है और मेनली बाउल रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है। जब हम सोल्यूबल फाइबर की बात करते हैं तो सोल्यूबल फाइबर आपके सिर्फ डाइजेस्टिव रिलेटेड हेल्थ को इंप्रूव नहीं करता, ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है। और क्यों इंप्रूव करता है? बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है थ्री सोल्यूबल फाइबर्स का। कौन कौन से थ्री सोल्यूबल फाइबर्स है, कोई बता सकता है? क्योंकि आप लोग एमवे से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकती हूँ, कौन कौन से वो तीन फाइबर्स हैं? तीनों के नाम चाहिए मुझे। और ये सेशन हम लोग ऑलरेडी नॉलेज सेशन में भी कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं नाम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ओवरऑल सबने अलग अलग करके तीनों के नाम ऑलरेडी दे ही दिए हैं मुझे। तो तीन जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं उनके नाम है रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन, इन्यूलिन एंड हाइड्रोपार्शियली हाइड्रोलाइज्ड गुआर। तो इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, इनका रेशो 1:1:1 के फॉर्म में है। तो एक एक करके समझते हैं कि ये सिनर्जी में तो काम कर ही रहे हैं, बट इनका अलग अलग भी अपने आप में इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टीज है जो आपके ओवरऑल गट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो सोल्यूबल फाइबर बेसिकली करता क्या है, ये जैसे पानी के साथ कांटेक्ट में आता है ये एक जिलेटिनस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है आपकी गट में जाके, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और जो अनवांटेड जो चीजें हैं जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए सोल्यूबल फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस गट रीसेट के लिए। तो सबसे पहले आते हैं रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन। रेजिस्टेंट नाम से ही समझ लीजिए कि रेजिस्ट करता है अपने डाइजेशन को। ये पूरा ऊपर से लेके जो है नीचे तक आते आते रेजिस्ट करता है अपने डाइजेशन को, और लार्ज इंटेस्टाइन में आके फर्मेंटेशन होता है इसका, और ये कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड अगेन बहुत ही बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स हैं जो आपके ओवरऑल गट के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या करता है, ये गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है और सटाइटी प्रोवाइड करता है, और साथ में जो आपका ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा जो सोल्यूबल फाइबर है वो है इन्यूलिन, और ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है चिकोरी रूट से, और चिकोरी इज द मेजर सोर्स ऑफ इन्यूलिन। ओके, और इन्यूलिन को हम प्रीबायोटिक भी कहते हैं बिकॉज ये मेजरली एक खाने का काम करता है। आपके जो गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया के लिए ही खाने का काम करता है, ठीक है? क्योंकि अगर हम खाना दे रहे हैं तो वो गुड के लिए भी हो सकता है, बैड के लिए भी हो सकता है, बट स्पेसिफिसिटी देखिए आप यहाँ पे कि इन्यूलिन सिर्फ गुड बैक्टीरिया के लिए ही खाने का काम करता है। इजंट इट लाइक सो अमेजिंग एंड सो वंडरफुल? तो ये स्पेशल फूड है स्पेशल बैक्टीरिया के लिए। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया, इनके इन स्पीशीज के लिए स्पेशल खाने का काम करता है। और ये जो बैक्टीरिया ये गुड बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, और साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर को रिटेन करता है। तो अगर आप समझेंगे, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन यानी जिसको हम मेजरली गट भी कहते हैं, वहां पे मेजरली क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम मेजरली गट कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तब तक वहां पे स्टूल फॉर्मेशन हो चुका होता है, आपका जितना भी रफेज वगैरह वहां पे इकट्ठा हो चुका होता है, और वहां पे मैक्सिमम पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इन्यूलिन की वजह से क्या होता है कि पानी स्टूल में ही रहता है और उसका स्मूथ मूवमेंट हो पाता है, और जो आपके बाउल मूवमेंट है, मोशन पास करना इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है रिटेंशन ऑफ वाटर, जो आपके स्टूल को मॉइस्ट रखता है, आपका स्टूल ड्राई नहीं होता है। जो लास्ट है वो है आपका हाइड्रोलाइज्ड गुआरगम। हाइड्रोलाइजेशन की वजह से यानी उस पे जो है पानी के इम्पैक्ट की वजह से जो है वो जेंटल हो जाता है स्टमक के लिए, इजी हो जाता है स्टमक को उसको इंटेस्टाइन को उसको एक्सेप्ट करना। और अगेन ये क्या करता है, बाउल रेगुलरिटी में हेल्प करता है, और आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने वाले जो बैक्टीरिया है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन अगेन मैंने बोला था कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है आपकी इंटेस्टाइन की।
तो म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने वाले जो बैक्टीरिया है उसको सप्रेस करता है ना, जिसको हम कहते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूको मतलब म्यूकस, लाइटिक मतलब ब्रेक, उन बैक्टीरिया को सप्रेस करता है। खासियत क्या है इस चीज की? खासियत क्या है हमारे फाइबर की? लो विस्कोसिटी, यानी जब मिक्स होता है तो ऐसा बहुत ही थिक नहीं होता है, बहुत ही थिन होता है, जिसको आपको ड्रिंक करने में, गल्प करने में इजी रहता है, टेस्टलेस है। और कब लेना है इसको आपको? 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड 30 मिनट्स बिफोर डिनर, 1 स्कूप विद 250 to 300 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला सप्लीमेंट जो हम इस गट रीसेट में सजेस्ट करेंगे। दूसरा है आपका प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। ये रिसेंटली लॉन्च्ड है एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्रोडक्ट। आई थिंक आप सभी लोग यूज भी कर रहे होंगे और आपने इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे होंगे। तो प्रीबायोटिक तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, इट इज बेसिकली जो एक तरह से खाना है, ठीक है। और प्रोबायोटिक बेसिकली लाइव बैक्टीरिया है, राइट। यानी हम उस चीज का वेट नहीं कर रहे हैं कि हम बाकी सारी चीजें तो कर ही रहे हैं ताकि जो भी ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया उनके फ्लरिशिंग में, उनके ग्रोथ में, उनके जो है मतलब सर्वाइवल में हेल्प हो सके, बट हम साथ में एडिशनल काम भी कर रहे हैं कि हम गुड बैक्टीरिया को डायरेक्टली भी अपने गट में पहुंचा रहे हैं, राइट। प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के फॉर्म में। प्रोबायोटिक कंटेंट इसमें क्या है? इसमें बेसिकली 2 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ बैसिलस कोएगुलेंस, बैसिलस कोएगुलेंस नाम के जो बैक्टीरिया है उसका 2 बिलियन कंटेंट ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इसके थ्रू हम दे रहे हैं। अब अगेन यहाँ पे अगर आपके पास कुछ अवेयर कस्टमर्स होंगे जिनको ऑलरेडी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगी और उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया होगा कुछ 10 बिलियन समथिंग और कुछ 6 बिलियन और 5 बिलियन, तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि ये जो 2 बिलियन है ये हमारे जो सप्लीमेंट है उसकी एफिशिएंसी को सजेस्ट कर रहा है। 2 बिलियन वो नंबर है जिसकी वजह से जो आपका जो बैक्टीरिया है वो एक कॉलोनी फॉर्म कर सकता है गट में। तो 2 बिलियन आपकी एफिशिएंसी को सजेस्ट नहीं कर रहा है, 2 बिलियन वो नंबर है जो इस बैक्टीरिया को चाहिए अपनी कॉलोनी बनाने के लिए इंटेस्टाइन में, इसीलिए 2 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इसका इसमें कंटेंट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही है 2 बिलियन या 5 बिलियन या 10 बिलियन से, इतना नंबर चाहिए उस पर्टिकुलर स्पीशीज का सो दैट वो वहां पे जाके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सके। इसमें जो प्रीबायोटिक कंटेंट है, बिकॉज हम ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हमने प्रोबायोटिक तो भेज दिया और उसके बाद हम खूब सारा फाइबर खाएंगे ताकि वो उसके खाने का काम करे। हम साथ में लंच बॉक्स भी पैक करके दे रहे हैं और वो लंच बॉक्स है प्रीबायोटिक फॉर्म में, और वो कंटेंट क्या है? 100 मिलीग्राम ऑफ फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड जो आपके शुगर केन से आ रहा है, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या है? अगेन आपके जो है गुड बेनिफिशियल बैक्टीरिया को के ग्रोथ को एनहांस करता है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से रिलेटेड जो पेन है उसको थोड़ा सा सूद करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के स्पेसिफिक प्रोटीन एंड स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन, यानी जो लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे अब अभी आजकल छोले डाइजेस्ट नहीं हो रहे, या आजकल राजमा डाइजेस्ट नहीं हो रहे, आजकल मैं रोटी डाइजेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो उन केसेस में अगर आप प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और साथ में इम्यूनिटी सपोर्ट का भी काम करता है। तो ये तो हो गई, और ये आपको लेना है 1 कैप्सूल आफ्टर लंच। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि कई बार लोग आपके पास आएंगे और वो कहेंगे कि मुझे तो प्री एंड प्रोबायोटिक एम्प्टी स्टमक लेने के लिए बोला था मेरे डॉक्टर ने। तो यहाँ पे आप उनको ये समझाइए कि जो हमने स्पीशीज यूज की है इस प्रोबायोटिक में वो बहुत ही रोबस्ट स्पीशीज है, और वो आपके जो स्टमक एसिड है उसमें उससे अफेक्टेड नहीं होती है, उसमें डैमेज नहीं होता इस स्पीशीज का, इसीलिए दिस कैन बी टेकन आफ्टर फूड एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अब आता है, आपने उनको समझा दिया कि क्या, अब बताना है आपको कैसे, कि आपको इस पूरे रूटीन जो हमने समझाया कि आपको ब्रेकफास्ट में ये लेना है, हेल्दी मील प्लेट ऐसे करना है, स्नैक्स टाइम पे ये करना है, बट वो कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है, तो उनके लिए आपको क्रिएट अ 24-hour प्लान फॉर 10 days गट रीसेट एट दिस स्टेज फॉर योर कस्टमर। उसमें आप क्या समझाएंगे? आप उनको समझाएंगे कि भाई सुबह
क्योंकि आप यहाँ पे ये भी समझाएंगे कि जो भी हम कह रहे हैं वो आप फॉलो करेंगे, लेकिन टाइमिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह 11 बजे उठ के डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, लंच आपका 3 बजे हो रहा है, 10 बजे आपका डिनर हो रहा है, स्टिल आप यू विल नॉट बी एबल टू सी द गुड रिजल्ट्स ड्यूरिंग गट रीसेट। तो यहाँ पे इसलिए 24 आवर का टाइमलाइन उनको समझाना बहुत जरूरी है कि आप 6 से 7 के बीच में उठिए, आप डिटॉक्स वाटर लीजिए, उसके बाद आप हमारा एक्सरसाइज और नॉलेज सेशन अटेंड कीजिए, फिर आप फाइबर लीजिए, फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए, फिर आप मिड मॉर्निंग स्नैक लीजिए, फिर आप अपना लंच लीजिए, लंच के बाद प्री एंड प्रोबायोटिक लीजिए, इवनिंग स्नैक लीजिए, फिर आप अपना फाइबर लीजिए डिनर से पहले, और फिर आप डिनर कीजिए। एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले मिनिमम गैप रखिए, मेडिटेशन फॉलो कीजिए, एंड फिर आप अपनी नींद लीजिए। तो इस तरह का आपको 24 आवर्स का आपको एक समझाना है उनको। नाउ इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके सामने जो आपके कस्टमर्स आपसे पूछ सकते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि गट रीसेट सिर्फ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हो सकता है, 12 दिन के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे उनको आपको ये समझाना है कि एज पर द इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि उनको समझ में आए कि ये किसी अथॉरिटी के थ्रू ही आ रहा है। तो एज पर द इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जब भी हम कोई फूड खाते हैं या हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं, उसको पूरी तरह से शरीर से निकलने में 3 से 5 दिन लगते हैं। साथ ही साथ जो भी हम आपको ये गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो भी हम आपको डिटॉक्सिफाइंग टेक्निक्स दे रहे हैं, उसको अपनाने में और उसको आपकी बॉडी में काम करने में टाइम लगता है, और वो मिनिमम 7 दिन का टाइम होता है। तो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड साथ में डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीबैलेंस में मिनिमम 10 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए हमने एक 10 दिन का गट रीसेट आपके लिए प्लान किया है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाई कांट आई ईट मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझाइए उनको कि ये जो फूड आइटम्स हैं, ये थोड़ा सा हैवी होते हैं डाइजेशन के लिए, और अभी हमारा मकसद क्या है कि हम अपने गट को हील कर रहे हैं, हम अपने गट को रीसेट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा खाना खाना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जो आपके गट माइक्रोबायोम है उनके लिए हेल्पफुल हो। और ये देखा गया है कि जितने भी आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो आपके गट माइक्रोबायोम को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं जितना आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हैवी टू डाइजेस्ट प्रोटीन, साथ में आप ये बताइए कि प्लांट बेस्ड जो डाइट है दोज आर मोर गट फ्रेंडली, बिकॉज वो लो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, लो इन सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। इसमें ये सिर्फ अगेन आपके लिए है ताकि आप इसको और क्लैरिटी से समझ सकें कि 2010 में एक स्टडी हुई थी जिसमें बच्चों के गट को स्टडी किया गया था। कुछ बच्चों को जो है अफ्रीका के एक जगह से लिया गया था जहां पे मेन खाना था हाई फाइबर एंड पी प्रोटीन, और कुछ बच्चों को इटली से सेलेक्ट किया गया था जहां पे मेन खाना था मीट। राइट, तो जब उनके गट को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो अफ्रीका के बच्चे हैं उनके गट में गुड बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और उनकी गट में इन्फ्लेमेशन भी कम है कंपैरेटिव टू इटालियन बच्चे जिनके खाने में मीट प्रोडक्ट्स ज्यादा थे। तो यहाँ पे ऐसे आप समझा सकते हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट स्पेशली आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि कर्ड क्यों मना किया हुआ है। 2 रीजन है उसके। एक तो थ्रू आउट आपके कस्टमर्स अलग अलग जगह से आ सकते हैं, अलग अलग सोर्सेस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, अडल्टरेशन हो सकता है, हार्मोनल इंजेक्शन से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, कैसे बनाया है, कैसे प्रोसेस किया है, वो सारी चीजें आपके गट को अफेक्ट कर सकती हैं। और दूसरी चीज है डेयरी प्रोडक्ट्स में एक प्रोटीन होता है केसिन, जिसको डाइजेस्ट करने में इट्स अ लेट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। राइट, वो भले किसी भी फॉर्म में हो, कर्ड फॉर्म में हो, मिल्क फॉर्म में हो, पनीर फॉर्म में हो, उस केसिन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए, क्योंकि अगेन हमारा पर्पस गट रीसेट का क्या है, हीलिंग करना, तो इसीलिए हमने डेयरी प्रोडक्ट्स भी एक्सक्लूड किए हुए हैं सिर्फ इन 10 दिनों के लिए। दूसरी चीज, व्हाई डू आई नीड टू ईट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं अपने फेवरेट्स में सिर्फ अपने फेवरेट्स खाऊं तो चलेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझाइए कि अगर हम वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया को इंप्रूव करना चाहते हैं, है ना, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा उनको, वैरायटी ऑफ फूड देना पड़ेगा। राइट, तो स्टिकिंग टू फेवरेट्स बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट रेंज को भी जो है कम कर देते हैं। यानी आप पूरे हफ्ते अगर फ्रूट्स में आपसे बनाना खा रहे हैं तो आपको एक सर्टेन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही मिलेगा।
बट उसकी जगह अगर आप कर रहे हैं मंडे को आप वाटरमेलन खा रहे हैं, ट्यूसडे को आप मस्कमेलन खा रहे हैं, वेडनेसडे को आप पोमोग्रेनेट खा रहे हैं, थर्सडे को आप पपाया खा रहे हैं, तो आपको डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने डाइट में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो उनकी भी जो गुडनेस है वो आपके बॉडी को मिलेगी। स्पेशली जो आपके गट माइक्रोबायोम है उन पर इनका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये उनके लिए खाने का काम करते हैं। साथ में इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। I always ensure I eat only the number of calories. So यहाँ पे कस्टमर ये कंफ्यूज हो सकता है कि भाई मुझे जो है ऐसे बोला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और वो ये कह सकते हैं कि मैं अपनी कैलोरीज तो काउंट करता, फिर मुझे अपना डाइट चेंज करने की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे अगेन आप ये समझाएंगे कि गट रीसेट इज नॉट ओनली अबाउट कैलोरी काउंटिंग, गट रीसेट इज अबाउट हैविंग अ न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। यानी हम आपको न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, आपको ऐसा फूड सजेस्ट करें जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है बजाय कैलोरीज के। बिकॉज कैलोरीज तो आप किसी भी तरह से, कैलोरीज आप रिस्ट्रिक्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे खाने भी हो सकते हैं जो आपके गट हेल्थ को इंपैक्ट करें नेगेटिवली। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे मकसद कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा यहाँ पे मकसद मेजरली न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेंस प्लांट बेस्ड फूड रिकमेंड कर रहे हैं जो आपके गट को हील, रिपेयर और रीसेट करने में बेसिकली हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आई डोंट हैव एनी फूड एलर्जीज बट फिर भी कुछ खाना खाने पे मुझे जो है अनकंफर्टेबल फील होता है, तो क्या वो फूड एलर्जी है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उनको डिफरेंस समझाएंगे कि फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी डिफरेंट है। यहाँ पे आप बेसिकली फूड सेंसिटिविटी मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी आपका क्योंकि गट हेल्थ इम्बैलेंस्ड है इसीलिए आप कुछ स्पेसिफिक फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो डिफरेंट है गट फूड एलर्जी से। फूड एलर्जीज इंस्टेंट होते हैं, फेटल होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। बट यहाँ पे आप जो अभी महसूस कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी गट को इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को फिर से खा पाएंगे, कंफर्टेबली डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पे आप साथ में ये भी जब आप उनका 24 आवर्स का जो है पूरा प्लान सजेस्ट करेंगे तो उसमें डूज एंड डोंट्स, बिकॉज बहुत सारी चीजें हो गई उनको समझाने के लिए, तो थोड़ा डूज एंड डोंट्स की भी लिस्ट बनाई कि क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, ताकि उनके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। आने वाले 10 दिन के लिए मुझे क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, इन सारे सवालों के जवाब उनके दिमाग में क्लियरली होने चाहिए। राइट, तो इस सेशन का भी मेन मकसद ये है कि आप पहले समझें कि क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सेम चीज आप रेप्लिकेट करके आप अपने कस्टमर को भी समझा पाए। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है व्हाई डू आई नीड टू एक्सरसाइज डेली, कैन आई कैन जस्ट मेक चेंजेस इन माय डाइट, इज दैट नॉट इनफ? तो अभी मैंने ऑलरेडी समझाया कि एक्सरसाइज का आपके गट से क्या कनेक्शन है ना, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, आपके मूड को अच्छा करता है, आपके गट ब्रेन एक्सिस के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। राइट, तो ओवरऑल एक्सरसाइज करना भी जरूरी है आपके इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी के लिए, और स्पेशली इस गट रीसेट के लिए भी। स्पेशली इस टाइम पे आप उस तरह की एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे जो आपके एब्डोमिनल एरिया पे ज्यादा फोकस करे, ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो और आपका इंटरनल ऑर्गन्स का एक स्पेसिफिक मसाज टाइप का हो, ताकि वो एक्टिवेट हो सके और एफिशिएंटली काम कर सके। अब इस सेशन से आपको क्या अचीव हुआ है ये तो अब आप ही बता सकते हैं कि क्या अचीव हुआ है। मेरे ख्याल से आप सब समझ चुके होंगे कि अपने कस्टमर को कैसे समझाना है कि गट रीसेट क्यों जरूरी है, गट रीसेट में क्या करना है और गट रीसेट कैसे करना है, वो आप अब उनको क्लियरली इंडिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके टूल किट में जैसे हमने समझाया था कि कुछ जो है क्यू कार्ड्स होंगे, कुछ क्वेश्चनर फॉर्मेट्स होंगे, तो यहाँ पे वही चीजें हैं। क्यू कार्ड्स फॉर गट रीसेट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे गट रीसेट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्यू कार्ड है। फिर गट रीसेट से आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाइड्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हेल्दी मील प्लेट का कॉन्सेप्ट आप कैसे समझाएंगे, उसके लिए कुछ हेल्पफुल जो है सजेशंस दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी का क्या रोल है आपके जो है गट रीसेट में, और कौन से वो सप्लीमेंट्स हैं जो आपको इस गट रीसेट में हेल्प करेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे
एक्सप्लेन की हुई है। तो ओवरऑल एट द एंड आप अपने कस्टमर को कैसे समझाएंगे कि ये जो पूरा गट रीसेट है ये 4 आवर्स पे डिपेंडेंट है। 4 आवर्स यानी रिमूव, यानी आप गलत खाना रिमूव कर रहे हैं, रिप्लेस आप उस गलत खाने को सही खाने से रिप्लेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो नरिश हो रहा है, आपकी जो सेल्स हैं वो नरिश हो रही हैं। रीबैलेंस कर रहे हैं किससे? सप्लीमेंट से, यानी आप उनको फाइबर और प्री एंड प्रोबायोटिक दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो अगेन बैलेंस में आ रहा है। और ये सब करने की वजह से आपका ओवरऑल गट रीसेट हो रहा है, हीलिंग और रिपेयर हो रही है। तो इस तरह से आप उनको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे सकते हैं कि ये जो हमने सब कुछ समझाया इसका आपके गट हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे आप 24 आवर्स के एग्जाम्पल आप उनको मतलब क्यू कार्ड से आप उनको समझा सकते हैं। या मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ बिकॉज इसी से संबंधित हमारा असाइनमेंट है आज का, जिसमें आपको क्रिएट करना है 24 आवर्स प्लान फॉर द गट रीसेट अराउंड द 4 पिलर्स, और इस असाइनमेंट को आपको 5 मार्च तक सबमिट कर देना है। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको एक क्लैरिटी आ गई हो कि आपको किस किस एस्पेक्ट पे कितना कितना आपके कस्टमर को समझाना है, इस गट रीसेट के इंपॉर्टेंस में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो इसी के साथ मैं जो है ये सेशन एंड कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर सेशंस के लिए और आपके जो है असाइनमेंट्स के लिए भी।